अस्सलामुअलैकुम। ईद अपनों के साथ में आपको खुशामदीद कहेंगे। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। आज ईद का पहला दिन, यकीनन बहुत से लोग बड़ी तादाद में आज कुर्बानी करके कुर्बानी के फर्ज से सुबकदोश हो चुके हैं। शाम का वक्त है, कुछ खाने बन गए होंगे, कुछ खानों पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही होगी, कहीं बारबेक्यू की तैयारी हो रही होगी और खानों की खुशबू से घर महक रहे होंगे। मैं अपने साथ बहुत ही प्यारे मेहमान लेकर आई हूं जो आपकी शाम को भी खूबसूरत बनाएंगे। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं आखिर इनका ईद का पहला दिन कैसा रहा, क्या मसरूफियत रही, कोई जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली या कुछ कसाई पर, कुछ घर वालों पर डाला और खुद आराम ही किया है। मेरे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब। आप जानते हैं सहाफत से ताल्लुक़ है, आपके टीवी पर आपके सामने आते हैं, तज्जिए तबसरे देते हैं, जवाबदेह दूसरों को करते हैं, लेकिन आज कुछ हम इनकी भी जवाबदेही की कोशिश करेंगे कि हमारे सवालों के जवाब दे पाते हैं। मुनीर फारूक साहब हमारे साथ हैं, समा पर अब हमारे साथ शो भी करते हैं और आप इनका शो देखते हैं, ये सवाल करते हैं लोगों से, हम सवाल करेंगे इनसे। बहुत शुक्रिया मुनीब आपका। ये आपने प्यारे इफ्तिखार साहब के लिए कहा ना, बड़े प्यारे मेहमान, तो वाकई इफ्तिखार साहब को मैं भी कह रहा था। वाकई बहुत प्यारे हैं, ये कह के मैं जुर्म कहाँ कर सकती हूँ कि हैंडसम इफ्तिखार साहब। हैंडसम इफ्तिखार साहब। हसीब पाशा साहब हमारे साथ हैं। बचपन से जुड़ी यादें हैं जो आप सबकी कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी हैं, आज के बच्चों की नहीं, कम से कम हमारी एज के लोगों की तो है। ऐनक वाला जिन फेम हसीब पाशा साहब, कुछ कोशिश करेंगे इनसे ये समझने की कि तब के बच्चे जो कुछ देखते थे, आज के बच्चे कितने मुख्तलिफ हैं, ईदें कितनी मुख्तलिफ हो गई हैं। बहुत शुक्रिया हसीब जी, थैंक यू वेरी मच। हिना भट्ट साहिबा हैं, सियासतदान हैं, बहुत कुछ करती हैं ये, लेकिन हम इनसे बात करेंगे इनकी ईद से मुतालिक ही। सियासत भूलेंगे नहीं, क्योंकि सियासत पर बात ना हो ये हो नहीं सकता। फैसले सब ये करते हैं, भुगतते हम आवाम हैं। तो देखते हैं कि क्या फैसले हो रहे हैं और आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं। ईद की तरफ वापस आऊंगी। इफ्तिखार साहब, पहला दिन था, कोई थकावट है, कोई काम किया, जिम्मेदारी ना कुछ किया मैंने, अच्छा ना मैं थका। क्या किया आपने फिर पहले दिन? जो कुर्बानी थी हाँ। उसके लिए पैसे दे दिए, हिस्सा डाला, खुद खरीदने की सलाहियत रखता नहीं, आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचा दिया है। जितना पैसों का हिस्सा डाला एक ज़माने में, उतने पैसों का एक बकरा आता था। तो इस हद तक आपने मामलात को पहुँचा दिए। ये एंकर्स ने और जर्नलिस्टों ने पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, अल्लाह जाने। एक हिजान की कैफियत पूरी सोसाइटी में, पूरी एंकर्स ने, ये जो वीलॉग करने वालों ने एक हिजान की कैफियत पैदा कर दी है पूरे मुल्क में। तो इसलिए बकरे महंगे हो गए? यस, बकरे महंगे बहुत, बकरे बहुत महंगे हैं। तो सो मैं जी ये पोजीशन है, पैसे दे दिए थे, सुबह उठाओ, असूली तौर पे ये कहा जाता है कि कुर्बानी से पहले आपको नमाज पढ़नी पड़ती है, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। बिल्कुल ऐसा है। वो किया, फिर मैं अपने वालिद और वालदा और बहन की कब्र पे हम जाते हैं। उसके बाद फिर आके मैं कोशिश करता हूँ मैं सो जाऊँ, लेकिन सोने नहीं कोई देता, उठना पड़ता है। गोश्त समय हमारे हिस्से का मिल जाता है कोई 12-1 बजे, लेकिन उससे पहले क्या किया जाए? उसके पहले हमारे घर में कुछ ना कुछ पका होता है जो हम खा लेते हैं। ये पोजीशन। और मतलब आपने आराम ही करना है ईद के दिन, कोई काम आपके? कोई काम नहीं है। क्या बात है, मैं कहती हूँ इतनी अय्याशी हो, कोई काम नहीं है, कोई काम ये क्या रिलैक्स लाइफ है मुनीब साहब आपकी? रिलैक्स नहीं है लाइफ, रिलैक्स नहीं हो सकती। इतना ही आसान है ना, हमने तो कुछ नहीं किया, बस नमाज पढ़ी है। मैं जो आदमी कहता है ना कि वो उसकी लाइफ रिलैक्स है, वो झूठ बोल रहा है। पर आगे चले प्रोग्राम, मुनीब भी तो चलती है। इफ्तिखार साहब ने जिस कदर अवजार तरीके से अपनी रूटीन बताई है ईद की, बंदा कहता है इस तो चंगा ईद ना ही आवे। नहीं कुछ है ही नहीं उनके मतलब नहीं, मतलब ठीक है ही, मतलब इफ्तिखार साहब को ग्लोरीफाइड इट अ बिट कि भाई थोड़ी सी ग्लोरिफिकेशन उसकी कर सकते थे, लेकिन माशाल्लाह जिस बरजस्ता अंदाज में बताई है, बंदा वाकई कहता है जी एंकर्स पे था, पता नहीं उधर एंकर्स पे नहीं, ऑल पीपल जो इस मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीन करो कि मुझे समझ नहीं आ रही कि वो चाहते क्या हम लोगों से, एक आदमी से क्या चाहते हैं। चलें देखते हैं इनसे भी क्या चाहते हैं। छोड़े, आज का सब्जेक्ट नहीं, क्यों खराब करना है। मैंने कहा आपने ईद की बात की है, आपने बारबेक्यू की बात की है, आपने चांपों की बात की है, आपने बहुत अच्छी खानों की बात की, उधर ही आए कुछ हमें भी सुंगे यहाँ पे। तो वैसे हमारे नहीं आ रहे, मिठाई फीता लगा के रखा हुआ है, वापस बारबेक्यू हो रहा है ना, बारबेक्यू हो रहा है, दूर तक नजर नहीं आ रहा। आपने क्या किया ईद के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपका दिन इसी से शुरू होता है कि आप ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। फिर नॉर्मली ये होता है क्योंकि बच्चे ज़रा, मेरे बच्चे छोटे हैं, ज़रा लेट उठते हैं, और दो माय सन इंसिस्ट्स के कुर्बानी के वक्त वो हों।
लेकिन ये है कि मैं और जारी बात है बेगम तो हम तो जागे हुए होते हैं, लेकिन बच्चे ज़रा लेट उठते हैं। कुर्बानी बाय द टाइम बच्चे उठते हैं हो चुकी होती है। फिर नेचुरल बात है बच्चों के साथ रेडी होना, फिर पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारना, बच्चों को बाहर लेके जाना। ओवरऑल आई फील कि वो एक इवेंटफुल डे होता है। सारा दिन घर पे आप इसलिए नहीं रह सकते बिकॉज अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप कहीं ना कहीं बाहर जाना है, तो इवन इफ वी गो आउट फॉर अ ड्राइव और समथिंग तो वो एक अच्छा हो जाता है। प्लस आई लाइक टू ट्रैवल कि किसी न किसी जगह जीवन चले, कहीं चले जाएं। तो आप ईद वाले दिन सफर जरूर कर रहे हैं? हाँ, मतलब मुझे घर पे आप बैठ के ज्यादा क्या करेंगे, अनलेस यू स्टफ योरसेल्फ विद फूड ऑल द टाइम। वो कोई इतना उससे फायदा कोई नहीं है। कितने बजे तुम्हें घर में खाना मिल जाता है ईद के ऊपर? इफ्तिखार साहब अराउंड लेट्स से 2-2:30 बजे। इनको लेट मिलता है, आपको जल्दी मिल जाता है। ये शुड बी इफ्तिखार साहब जितना इन्होंने शोर मचा देना होना है, रोटी दियो रोटी दियो रोटी दियो। नहीं, मैं आवाज़दार बात नहीं कर रहा। एक्चुअली आपके बच्चे अभी छोटे हैं, मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो मेरा पोता और पोती हैं, वो भी लेट उठते हैं, तो सो उनकी पार्टिसिपेशन उसी वक्त होती है जब वो उठ जाते हैं। सही जी हिना, आप कोई ईद वाले दिन कुछ करती हैं, तैयारी होती है, वार्डरोब पर ध्यान रहता है इस ईद के लिए, या कोई कुर्बानी में भी दिलचस्पी होती है? आयशा, मुझे याद है बचपन की ईद जब हम अपने वालिद के साथ जाते थे और हमें बड़ा खुशी होती थी कि कौन सा बकरा लेना है। लेकिन अब ऑब्वियसली टाइम्स हैव चेंज, तो मैंने इस दफ़ा अपने बेटे को भेजा अपने वालिद के साथ। उसको कहा कि तुम पसंद का बकरा लो, तो वो एक एक्टिविटी थी। लेकिन हम लोग अभी भी अपने दादा के घर जाते हैं। सुबह ईद की नमाज पूरी फैमिली इकट्ठे पढ़ती है और उसके बाद वहाँ कुर्बानी होती है। जब हम छोटे होते थे बचपन में तो हम इतने फैसिनेट होते थे कि हमारे सामने कुर्बानी हो रही होती है, डरते भी थे, लेकिन फिर सब कज़न्स इकट्ठे होते थे और उसको पार्टिसिपेट करते थे। तो अभी तक हमने वो रवायत बरकरार रखी हुई है। मेरे दादा का घर जो है वो उसी तरह हमने रखा हुआ है। सारी फैमिली वहाँ जाती है, सब कज़न्स इकट्ठे होते हैं ईद के दिन और सारी कुर्बानी वहाँ होती है। सब अपने अपने शेयर डालते हैं, तो फुल फैमिली गैदरिंग। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गैदरिंग होती है। उधर नाश्ता हमारा ईद का होता है स्पेशली, और फिर ये नाश्ता तो कुर्बानी से पहले हो जाता है? पहले नहीं, सब नमाज पढ़ के जाते हैं और फिर नाश्ते पे नहीं, लेकिन रात का जब खाना होता है तब हम वो कुर्बानी का, जैसे रान होगी, अफगानी पुलाव, तो फिर हम मेक श्योर करते हैं कि कुर्बानी के गोश्त का कोई ना कोई एक चीज़ इम्पोर्टेंट बने। लेकिन मुझे तो ईद का दिन, वो बचपन की यादें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। जब हम खुद अपने अब्बू के साथ जाते थे, बकरा खरीदने जाते थे, आई थिंक वो टाइम्स हैव रियली चेंज्ड नाउ। सो आई थिंक जो हमारे बच्चे होंगे उनके लिए ये टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा, जिंदगी के इस हिस्से में आ गए हैं कि शायद वो जो पहले जो रियलिटी होती थी या इतनी तैयारी का शौक होता था। मुझे याद है कि ईद से पहले जाए, हम चूड़ियाँ भी लेने जाते, इस कुर्बानी वाली ईद पे भी चूड़ियाँ ले रहे हैं, मेहंदी लगवा रहे हैं और वेट कर रहे होते थे सब इकट्ठे हों। तो आई थिंक वो टाइम चेंज हो गए, लेकिन आई एम श्योर हमारे बच्चों के लिए वही टाइम होगा। वही टाइम। हसीब साहब, आपका तो एक वैसे भी जैसे हिना बात करी है, बचपन की ईद, कोई कनेक्शन बच्चों के साथ बड़ा तवील अरसा रहा, वो बच्चे बड़े हो गए। आप अपनी ईद को कितना रिलेट करते हैं पुरानी ईदों के साथ या बचपन के उसके साथ? मुख्तलिफ हैं, वैसी ही हैं जैसे आप मनाते आए हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि आज के बच्चों की, हमारी और हमारे बड़े जो थे, इनकी कैफियत वही होती है बच्चों की। वही बकरे को सजाना, बकरे को लेके जाना और फिर नहलाना, चक्कर लगवाना, फिर तलाश करना। मतलब कि कोशिश होती है कि 2-3 दिन पहले जो भी जानवर है वो आ जाए, क्योंकि बच्चों से घुमाना होता है। वो जो मोहब्बत है ना, हम में भी थी, हमारे बच्चों में भी थी और हमारे पोते पोतियों में भी है, वो कम नहीं हो सकती। जिस तरह से वो ऐनक वाला जिन का हम जिक्र करते हैं कि हमारे बड़े जो थे ना बच्चे, वो जिन जादूगर परियां देखते थे, हम भी देखते थे। जब हमने शुरू किया तो उस वक्त के बच्चे जो थे वो भी जिन जादूगर परियां अपने सामने देख रहे थे। वो तस्वर जो है ना वो ज़हन में खत्म नहीं होता, वो साथ साथ चलता रहता है, चलता रहे, और उसी तरह हम इंजॉय करते हैं। हम बड़े हो जाते हैं, वो वही रहता है, वो वहीं पर है कि मैं देखता हूं कि मेरे बच्चे भी उसी तरह ईद मनाते हैं, बकरा ईद, और मेरे पोते पोतियां भी, और शायद आने वाले भी उसी तरह मनाएंगे। हम चूंकि बड़े हो जाते हैं, हमारे जो है ना मामला थोड़े से बड़ों वाले हो जाते हैं, लेकिन उनका वो मेंटल अप्रोच, मेंटल लेवल वही रहता है उनका। तो ईद के लिए वो जो आप कह रहे हैं कि वो सब कुछ चल रहा है, आप अपने इर्द गिर्द उसी तरह की, जिस तरह आप कह रहे हैं शॉपिंग देखना, लोगों का निकलना, मिलना जुलना, या एक जिस तरह अभी इफ्तिखार साहब ने भी बात की है कि चेंज है, वो चेंज एक एज के साथ है? मतलब है कि अगर आप बच्चे हैं तो वो ठीक है, पर आप जैसे बड़े हो रहे हैं तो फिर ईद एक संजीदा इशू बन गया, फिर आप थोड़ी सी सुपर भी आ गई है ना जी।
अब ये कि एक बड़ा मुश्किल मरना होता है बकरे की तलाश। आपने अपने बजट में रहते हुए अपना जानवर तलाश करना। नहीं, फिर उस बकरे का भी कंपटीशन है, हमसायों का कंपटीशन है बकरा का। आज यहाँ पे बकरे की बड़ी बात हो रही है और आपने तो वो जिन्हों भूतों की भी बात कर दी। मैंने 100 दफा कहा गैर सियासी गुफ्तगू किया करें। अब बकरे की बात, बकरा भी अवाम बकरे बने हुए हैं, अवाम बकरे बने हुए हैं। और ये जो आपने अभी जादू और परियों की बात कर दी है, ये भी हमारे सियासत में बहुत ज्यादा इन है इसका सारा मामला। तो सर कुर्बानी भी की बात न करें, कुर्बानी गैर सियासी बात मैं ये ऐड करूंगी कि मैं खुद सियासी बकरे पर एहतजाज करना चाह रही है। ये जादू पे मुझे लग रहा था आप कुछ प्रोटेस्ट नहीं, मैं खुद ऐनक वाले जिन की बहुत फैन थी। मुझे याद है कि बचपन में सबसे ज्यादा मैं लुक फॉरवर्ड करती थी। हम टाइम वेट करते थे कि ऐनक वाला जिन आना है तो हमने वो देखना है। तो बहुत कुछ मिस करते थे। अभी देखिए कितनी ज्यादा सीरीज आ गई हैं, लेकिन वो जो आपकी अभी तक याद है वो ऐनक वाला जिन का कॉन्सेप्ट, वो आई थिंक इररिप्लेसेबल है। वैसे मुनीब साहब कुछ आप रिलेट करते हैं उस ऐनक वाले जिन को आज के हालात से? आज की नहीं, देखिए जिन तो वैसे किसी भी कैफियत में आते रहते हैं सामने। किस पे? आप पे? नहीं मतलब वैसे अवाम पे लोगों में भी आ जाते हैं ना जिन, जब वो कंट्रोल। अब तो जिन जो है ना बड़ी अहमियत का हामिल हो गया। अमल जिन वो क्या होती है, ये ऐसा अमल सारा, को काली दाल और कुछ बाल्टियां, कुछ ऐसी चीज। आई थिंक अब दोबारा ऐनक वाला जिन का एक और एपिसोड बना हो सकता है। ऐनक वाला जिन यही था कि हमारे मुल्क के जितने मसाइल हैं कोई उसको हल नहीं कर रहा, ना कोई लीडर कर रहा है, ना कोई ब्यूरोक्रेट कर रहा है, ना दायरे कर रहे हैं। सर जी इफ्तिखार साहब कोई जिन आवे जड़ा के मुल्क के हालात ठीक करे। ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे यही था। लोगों के हालात ठीक करने के लिए जिन नहीं हुआ। ये बड़े बड़े शहंशाह जिन्नात आ गए, हमारे मसाइल हल नहीं हुआ। जिन्नात ने कुछ लोगों के मसाइल बड़े हल किए। आपके बात कर रहे हैं, ये तो आने वाली तारीख बताएगी कि जिन्नों से कितने फायदे पहुंचे। आवाम के मसाइल की बात करें आप, ख्वास की बात करें। हाँ माफी, ख्वास की बात नहीं कर रहा मैं, एक ग्रोह की बात कर रहा हूँ। आप एग्री करेंगे मुनीब साहब, क्या वाकई मसाइल हल हुए हैं इन जिन्नों से? नहीं, लोगों के पर्सनल मसाइल जरूर हल हुए हैं, लोगों को बड़े अच्छे हुए हैं। हाँ बड़े अच्छे हुए हैं लोगों की। बाबा पता नहीं आपको कहाँ लग रहा है हल हुए हैं? यहाँ तो लोग मुश्किल में हैं, मसाइल में हैं, आपको लग रहा है आवाम के मसले को जिन तो खैर फॉर दैट मैटर। अच्छा मुझे बताएं कि आज आप हमें खिला के रही हैं गोश्त में। हम अभी बन रहे हैं ना, बनेगा तो आएगा। अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है, आपको खाने की फिक्र पड़ रही है। अभी पैदा होना है जिसको इन्होंने कुर्बानी। अच्छा ठीक है चलो। आप प्रोग्राम के शुरू में खाना, अच्छा मैं घंटे 2 का प्रोग्राम, छोटी बोटियां आ जाती, छोटी बोटियां बारबेक्यू आ जाता तो हम इसका टेस्ट गोश्त के रोटी भी ना गए, गोश्त आपने आगे मिठाई के थाल रखे हैं यार। आप भैया प्रोड्यूसर साहब से एहतजाज कर सकते हैं यार, आपने मिठाई क्यों रखी है? गोश्त की प्लेटें रखनी थी। थोड़ा सा बात ये ना एस्थेटिकली भी अच्छा नहीं लगता कि एस्थेटिकली मेरा प्रोड्यूसर ऐसे सोच रहा था, मैं क्या करूं? नहीं, उनको चाहिए था कि यहाँ पर कोई तिक्के कबाब होते, एटलीस्ट कोई चीज तो उनकी कोई वो अरोमा फैला हुआ होता। 2 दिन है कुर्बानी की, शायद ये कल या परसों करें कुर्बानी। नहीं अभी रात को हमारे घर तो ये इनके फैमिली सुबह इकट्ठी होती है, हमारी फैमिली रात को इकट्ठी होती है। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, वो सब आ जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या कौन छोड़ के इतना बेचारे हैं। तो उनको कहता हूँ भाई खाने के लिए आए हो ना, आराम से बैठो, तुम्हें खाना मिलेगा। आप कुछ कुकिंग करते हैं? ईद वाले दिन भी आपने किया? मैं मसूर की दाल बड़ी अच्छी पकाता हूँ। ईद वाले दिन तो खैर, ईद वाले दिन सुन तो लो ना। अब सवाल में जवाब मैंने देना, आपने देना। मैं 2 किस्म का मसाला बना सकता हूँ। एक मसाला होता है भूनने के लिए, हम डालते हैं मसाला थोम, प्याज, मिर्च, नमक और पानी। लहसुन कहते हैं। लहसुन कहते हैं। हाँ आप उर्दू जब फिर भी ऑडियंस के पढ़ने वाली हैं, ऐसी पिंडा तो आए शहर जगह से थोम ही कहने हैं। तो इसको एक ये तरीका होता है, एक होता है भूनवा। मैं दोनों कर सकता हूँ, लेकिन मुझे दाल पकानी अच्छी आती है क्योंकि जेलों में हमें ये सहूलत थी दाल पकाने की। इफ्तिखार साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं ईद के दिन तो दाल पकती नहीं है। आप ईद पर कोई कुकिंग करते हैं? दाल गोश्त अच्छा पका हो, चने की दाल गोश्त अच्छा पका हो तो क्या बात है। अच्छा आप पकाते हैं और इसमें बोटियां बेस्ट ना, ये वो बात सारी कौम को एक भाषण पे मैं कर सकता हूँ, आपने किया है? ओह यस, व्हाई नॉट। वेरी गुड। मतलब इफ्तिखार साहब कुकिंग करते हैं। भाई इफ्तिखार साहब के घर वाले ना ईद पर इनसे जरूर गोश्त बनवाएंगे इस बार। हिना साहिबा आप ये बताएं। हिना ने पहले मुस्कुराना शुरू कर दिया, मुझे यकीन है हिना ने कुकिंग करती होगी। हिना आप ईद पर कुकिंग गर्मी होती है हिना, या कभी की है जाती है हिना को किचन में भेजना, इट्स टू मच। आयशा मेरी वालदा स्पेशली मेरे लिए कुक करती हैं ईद के दिन स्पेशल। मैं
खाने पीने की शौकीन हूँ, वैसे कश्मीरी बट हूँ, हरीसा बनता है घर में, रान हरीसा में क्या क्या होता है? लेकिन मैं नहीं बनाती। नहीं, हरीसा में होता है, वही क्या इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? गोश्त होता है, दाल होती है, क्या होता है? अच्छा, तो मैं हरीसा की बात हो रही, मुझे पता नहीं है हरीसा में ये आयशा, मैं खुद कुक नहीं करती, लेकिन मैं खाने पीने की बहुत अच्छा खाने की शौकीन, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा जो है स्पेशली वो मेक श्योर करती हैं कि ईद के दिन हमारे लिए, हालांकि वो उतना जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा बिल्कुल गर्मी होती है, लेकिन वो ईद के दिन मेक श्योर करती हैं कि अपने बच्चों के लिए खुद कुक करें। तो हमारी फरमाइश पूछ लेती हैं, हम कोरमा खाते हैं मटन का, अफगानी पुलाव और रान। होए अब तो बहुत लग जाएगी यहाँ सब कुछ। कोरमे में बादाम भी होते हैं। वो मैंने ये होता है कि अगर मैंने कभी करनी हो तो मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ, और मोहम्मद के साथ अपने बेटे के साथ यूट्यूब पे सर्च करके अगर उसको कुछ लजानिया या कुछ ऐसी चीज, तो मैं कहती हूँ मुझे असिस्ट करे, मैं इतनी कुकिंग मुझे आती है। इसे मोहब्बत कहते हैं, जो हिना कह रही हैं कि इनकी वालदा इनकी पसंद का ख्याल करती हैं, और अभी भी को सेहत दे, और ये अपने बच्चे के लिए सोचती हैं कि उसे क्या, वो भी यूट्यूब पे सर्च करके कुछ और न सर्च करके, यूट्यूब जनरेशन है, ऑथेंटिसिटी जरूरी है। मुनीब साहब, आप क्या कुछ बनाया कभी आपने, या आप बस लोगों को ही बना रहे हैं अपने सवालों? नहीं, मैं क्या मतलब खाना बनाते हैं? अच्छा, हाँ, खाना बनाते। देखिए, खाना मैं जब जरूरत पड़े मैं अपने लिए फर्स्ट क्लास बल्कि प्रेजेंट, आई कैन कुक मटन, आई कैन कुक चिकन, एनीथिंग। वो जब बनाना पड़े आई कैन डू। जबरदस्त शेफ है भाई के अंदर एक हाँ साहब, मैं अकेला इंग्लैंड में पढ़ता रहा हूँ, अपने लिए सब कुछ खुद ही बनाते थे और गलतियां कर करके सीखा है। अच्छा, गुड। ये यूट्यूब के बगैर सीखे हुए शेफ। आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे, खराब करके, खाना जाया करके, सब कुछ करके, ज्यादा अच्छे कुक हो गए। तो आप अपनी एक्सपेरिमेंट से वो बेहतर कर लेते हैं ना। और प्लस मुझे मसला ये है कि बिकॉज मेरी बेगम जो है उनका दिल नहीं करता कि मैं किचन में जाऊं। शी डजंट अलाउ मी कि मैं किचन में जाऊं, बिकॉज़ शी डजंट करते होंगे खवातीन। वो मैं बाय द टाइम इफ आई एवर से कि मैंने जाना है, तो शी मेक्स इट अ पॉइंट कि नहीं। हां एग्जैक्टली, गंद इज नॉट दी, फैलावा करते हैं वैसे। मुझे नहीं, वो तो देखिए, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? तुम्हारा घर वाला सारा फैलावा तो आप देखें, जो खवातीन वाली नफासत है वो तो नहीं अब आ सकती ना, कि हर चीज जहाँ से उठाई वहीं पे नफीस हो ना, और सफाई पसंद, फिर वो कहेगी बाहर ही रह। तो खवातीन मोस्टली होती नफीस है, उन कोई भी खातून खासतौर पर अपने किचन के अंदर तो गंद एक सेकंड के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक सेकंड के लिए भी। तो एक तो शायद ये भी फैक्टर है क्योंकि भाई जाएंगे तो स्यापा डाल देगा किचन में, डबल काम। और वैसे भी शी डजंट लाइक कि मैं जाऊं और मैं कुछ बनाऊं, अदरवाइज आई वुड लव टू कुक फॉर हर। मतलब आपको थोड़ी सफाई सिखानी पड़ेगी। He will love to cook for her. That is a point. आज बारबेक्यू मुनीब से करना आप। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बस गोश्त बारबेक्यू के लिए गोश्त चाहिए होता है, गोश्त है ना बाहर यार बन रहे, ठहर तो जाए। मिर्चर का ये खसीस है बड़े, इन्होंने कोई पैसे नहीं खर्च करने, क्या बात कर। चलिए जी, अजीज साहब से पूछ लेते हैं, आप कुकिंग करते हैं ईद पर? कभी फैमिली के लिए इकट्ठे हो, सब ये होता है, दोस्तों के साथ कोई गेट टुगेदर रख लें, शाम को इकट्ठे हो रहे हैं, दिन को कुकिंग हो रही है। हमारे साथ नहीं जी, मेरे बकरा ही बांध के ऊपर जो बकरा आपने बांधा हुआ है ना, वो साथ दे दो। जाते हुए गाड़ियों के साथ बंधवा देना, इतने आपको भूख लगी थी ले जाओ एक बकरा। जी नहीं, मैं कुछ नहीं बना सकता जी। अगर कसाई सही गोश्त ना बनाए तो फिर मैं मुंह बनाता हूँ, अगर गोश्त में से हल्की सी स्मेल आ जाए फिर मुंह बनाता हूँ। सबसे बड़ी अहम बात इन्होंने की है, कसाई अगर उस दिन अच्छा ना मिले तो आपका गोश्त तबाह बर्बाद है। क्योंकि गोश्त को काटना, उसको अलग-अलग करना, उसका इस्तेमाल, और फिर कुकिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गलत बोटी मिल गई है, गलत कटिंग हुई है, तो आप खा भी नहीं सकते, कुकिंग के नतीजे अच्छे नहीं निकलते। बिल्कुल। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप उससे पूछ लें, हिना वो खाने की माहिर से तो सही बताएंगे। लेकिन मैं मुंह बहुत अच्छा बनाता हूँ। नहीं तो फिर आप कसाई इस बार मिला अच्छा, मिजाज के खिलाफ चल रही हो तो अगर गोश्त में हल्की सी स्मेल आ गई, ज्यादा देर आपने उसको नहीं थोड़ी देर रखा तो उसमें आ जाती है ना फौरन। अगर आप पका दें, मतलब आप वो हैं जो सिर्फ नुक्ताचीनी में रहते हैं और नुक्ते लेकिन इसके बावजूद ही मैं कोई एफर्ट करते हैं आप वो काम जिसको बहुत लोग साथ समझते हैं, मैं वो बना लेता हूँ। अंडा उबाल लेता हूँ, चाय बना लेता हूँ। चाय के नाम पर लोग पता नहीं हमें क्या क्या पिला देते हैं, और अंडा कैसे उबालते हैं वो भी मुश्किल। ये दोनों मुश्किल काम है, ये दोनों मैं कर लेता हूँ। अब ये सुनने के बाद तो कौन फैसला करेगी कि अंडा चाय मुश्किल है या नहीं? वैसे आप ईद पर क्या एफर्ट करते हैं? मैं ये सोच मैं एफर्ट वही पैसे खर्च कर लिए, कसाई का बंदोबस्त कर लिया, गोश्त के हिस्से बना दिए किस किस को देने हैं। मैं और मेरे दोनों बेटे मिलके, एक मुश्किल वक्त होता है कि 3 हिस्से करने आपने, जो सुन्नत इब्राहिमी है, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक औरबा के लिए। मुझसे
तो मैंने बच्चों से कहा कि यार 3 कर लो बकरे अपनी बसात के मुताबिक, एक घर में रख लो, एक जो है वो आप अजीजों को दे दो। क्या जबरदस्त आइडिया, ये 3-4 साल से, और अल्लाह ताला तौफीक दे देता है जी। जब आप सोच लेते हैं ना कुर्बानी करनी है तो गैर से मदद होती है, पता नहीं कहां से होती है। ये मेरा एक पक्का तजुर्बा है जी, और यही होता है कि 4-5 साल चाहिए कि आराम से 3 हिस्से बन जाते हैं। लेकिन मुश्किल काम ये है, पहले 2 काम मुश्किल बताएं। एक है गोश्त की तकसीम, वो मैं इसमें एक बात पूछना चाह रही, गोश्त की तकसीम में ना लोग मतलब जो लेने वाले रिश्तेदार हैं कहीं भेजने, एक तो फरमाइशी प्रोग्राम भी पहले से आ जाता है, किसी बताओ जी मुझे फलां हिस्सा चाहिए, किसी को पाए चाहिए, किसी को मटन का चाहिए, किसी को भी, तो ऐसा फरमाइशी प्रोग्राम आए तो फिर मैनेज हो जाता है और लोग मुतमईन हो जाते हैं। इस दफा हम खुशी से दे देते हैं कि पाए और सीरी एक तो भूनने वाले नहीं है, अगर भूनने वाले मिल जाए तो इतने पैसे हैं कि गोश्त से ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं। भूनते भी किस पे हैं, टायर जला के आपको भून के देते हैं, एक टायर जो है टायर ये जला के उसको भून के देते हैं, बहुत जहर है नीरा जी, वो सारा जहर है वो। हाँ, और पैसे भी बड़े अच्छे खासे चार्ज करते हैं, उतने में आपका 2 किलो अच्छा खासा छोटा गोश्त आ जाता है जितने वो चार्ज करते हैं, और फिर लाइनें भी लगी। तो आप फिर मैक्सिमम बांट ही देते हैं कि मेरी कोशिश है कि हाँ जी कि मैं 3 हिस्से मैंने करने हैं, तो वो मेरे ये अंडा खाते हैं उसके बाद। अच्छा आप ये बताएं ना, आज वैसे मेन्यू में क्या है, किस टाइप का मेन्यू में खड़े हैं, मैं आपसे पूछती आपको कसाई मिल गया था आराम से, और कसाई ने गोश्त सही बनाया है? जो आप कसाई तक पहुंची हैं, आधा प्रोग्राम खत्म हो गया और कभी कसाई तक नहीं है। बकरा खरीद रहे हैं अभी तो। बारबेक्यू शाम यार अब ठहर जाए ना, बनेगा तो मिलेगा। इनकी सोई भी निकली, आज बकरे सस्ते हो जाएंगे, रात तक ये फिर खरीदेंगे, फिर आपके लिए बारबेक्यू बनवाएंगे। नहीं मैं खुशबू नहीं आ रही देखे बाहर से? नहीं मुझे नहीं आ रही, इनकी नाक सही नहीं मुझे नहीं आ रही। ये आप आवाम को धोखा ना दे, कोई बारबेक्यू नहीं है। नहीं बिल्कुल इनके लिए बारबेक्यू बन रहा है, बाहर है, बहुत खुशबू आ रही है यहाँ। देर में तो बंदा होटल से मंगवा लेता है यार, जितनी दफा मैं कह चुका हूँ आपको। भाई होटल से नहीं मंगवाना, जो बाहर बन रहा है वही मुनीब साहब को देंगे हम। बकरा था किसका बाय द वे? बकरा नहीं ना, गोश्त बन रहा है ना। ओहो गोश्त बकरे होता है ना। चलें जी, हम मुनीब साहब के लिए, मुनीब साहब आज रोटी खानी सिर्फ आए ने, हम ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक में बारबेक्यू तलाश करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस गप का सिलसिला आगे बढ़ा हमारे साथ। ईद अपनों के साथ में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। यहाँ ब्रेक में भी बहुत गुफ्तगू हो रही है और मेरी कोशिश है कि मेरे मेहमान जरा गोश्त से बाहर निकले। ईद का दिन है, आप लगे रहे बारबेक्यू बनाने में, आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप हमारी सिर्फ गुफ्तगू को एंजॉय करें। मुनीब साहब, यहाँ बात हो रही थी ऐनक वाले जिन की, कोई नेटफ्लिक्स देखते हैं, कोई फेवरेट ड्रामा, कोई सीजन, जिससे हमें अंदाजा हो कि किस तरह की चीजें आपको पसंद है, आप देखते हैं? मुझे नेटफ्लिक्स पे जो मेरा जो जिसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा मैं ग्लूड था नेटफ्लिक्स से, वो तो शुरू हुआ हाउस ऑफ कार्ड से। अच्छा। वो मतलब मुझे बहुत पसंद था टिल द टाइम के जब तक केविन स्पेसी उसके अंदर था। सो 5 सीजन्स मुझे तो बहुत अच्छे लगे उसके। तो उसकी कोई रिजेम्बलेंस आपको यहाँ पे नजर आती है, आप ये देख के इम्प्रेस हो जाते हैं? एक्चुअली अभी भी आई वोंट नेम पीपल बट आई नो कि जो जिनको मैं कहता हूँ कि वो वाकई वो जिसमें जो कैरेक्टर है ना फ्रैंक अंडरवुड, वो देयर आर पीपल हु आर रूथलेस, और वो तो इसका मतलब है कि बहुत रियलिटी के करीब है। नहीं देखिए, या इंसान की फितरत ऐसी है। एटलीस्ट आई थिंक आई हैव रेड इट समवेयर कि नेटफ्लिक्स के वो जो हाउस ऑफ कार्ड में था कि एटलीस्ट जो इवन आई थिंक अमेरिकन सेनेटर्स थे या उन्होंने कहा था कि इसके अंदर जो है एटलीस्ट 70% ऑफ दैट इज ट्रू। ना आपका ताल्लुक है सियासत से, बैकग्राउंड पूरा बिजनेस का है, आपकी स्टडीज भी रही। अब हम जब पावर गेम जो है, क्या वाकई सियासत आपको इतना इन्फ्लुएंस करती है? जस्ट टू गेट पावर लोग हमारे यहाँ सियासत में आ रहे हैं या वाकई कुछ करने के लिए? क्योंकि देखिए हम ये कह रहे हैं और हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि ऐसे लोग, ऐसी चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं जो रुथलेसली आगे बढ़ती हैं जस्ट टू गेट पावर। आयशा, पहले तो मैं मुनीब की बात पे ऐड करूंगी कि रिसेंटली मैंने अभी एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी है जो क्वीन क्लियोपेट्रा पे है, और उसमें दैट इज वेरी लाइक विमेन इन पॉलिटिक्स, लाइक शी मेड द अलायंस विद जूलियस सीजर and the Roman Empire, and how women, as the Queen of Egypt, she was the last ruler of the Egypt Empire, and as woman
So the kind of alliance she made with the Roman Empire, I was think it was excellent. I think it's a must watch. लेकिन क्योंकि जो मैंने अपना जब बिजनेस स्टार्ट किया, लम्स से ग्रेजुएट करने के बाद मैंने अपना एक फैशन बिजनेस स्टार्ट किया. उस फैशन बिजनेस में आई स्टार्टेड वर्किंग विद होम बेस्ड वर्कर्स. तो मैंने देखा कि वो ख़वातीन के बहुत से इश्यूज थे जो उनको रेस करने वाला कोई नहीं था. लेकिन पंजाब असेंबली के प्लेटफॉर्म में मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें मैं लेजिस्लेशन पे भी काम कर सकूं, मैं अवाम के इश्यूज रेस कर सकूं. तो आई थिंक दैट वाज द बिगर कॉज. सो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने हम सब के लिए कोई ना कोई मकसद बनाया है. इफ्तिखार साहब, मैं आपकी राय लेती हूँ इसके ऊपर. जैसे भी मुनीफ साहब से मैं बात कर रही थी कि नेटफ्लिक्स है या ड्रामाज हैं या सीजन्स जब हम देख रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि लोग पावर के करीब या पावर को ग्रैब करते हैं और उसके लिए रुथलेसली आगे बढ़ते हैं. क्या सियासत या हम लोग भी, अभी आप बार बार जर्नलिस्टों को भी कह रहे हैं, हम सब लोग इन चीज़ों से इंस्पायर होकर वो रास्ते तलाश कर रहे हैं कि जो तमाम चीज़ें बन के आ रही हैं, ड्रामा है, नेटफ्लिक्स है या सीजन्स है, मूवीज है, ये हमारी डे टू डे पॉलिटिक्स और इंसान की ख्वाहिशात पर बेस होकर खड़ी हो? यहाँ की बात करें, यहाँ पर तो ना पावर है ना कुछ है. पावर ही नहीं है, एब्सोल्युटली कुछ नहीं है. मैं पिछले 10-15 साल से देख रहा हूँ कि पावर होती है इन लोगों के लिए जो सामने बैठे हुए हैं. पावर होती है अगर पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पे इमर्ज करें, उनका कोई नजरिया हो, कोई आइडियोलॉजी हो. ठीक है. आखिरी दफ़ा पाकिस्तान के में जो आइडियोलॉजी के हवाले से पॉलिटिक्स हुई है वो 70s और 80s में हुई. अब हम इतने पीछे तो नहीं जा सकते, लेकिन पावर किसी भी चीज की होती है. आप तारीख से सीखना नहीं चाहते? तारीख से सीखना चाहते हैं, सारी जिंदगी पढ़ी सीखते हैं सर. आप जहाँ बैठे हो, ईद वाले दिन तो ईद वाले दिन थोड़ा हाल में रहते हैं. मैं बात कर रही थी, तो गोश्त नहीं मिला. गोश्त अभी हम ब्रेक कर लेंगे, उसके बाद आपको गोश्त मिलेगा. हमने चापे बाकी वो नहीं मिली. आप हमको इधर जाते हुए ना मैं साथ बांध के दूंगी गिफ्ट में आपको. नेटफ्लिक्स की बातें आपने शुरू की. पावर तो हर चीज की ना सर, आज के दौर में आगे सोशल मीडिया पे बात करते हैं. सिर्फ पावर तो आपके फेम की भी एक पावर होती है जो बहुत कुछ चेंज कर देती है. आपने वो फेम एंजॉय भी किया. उस वक्त के लोग अगर आज आपको कहीं मिलते हैं तो वो असर आज भी होगा इतने सालों बाद. तो तासुरात किस तरह के होते हैं जब इसमें जो दो फिक्रे इस वक्त आलमी सतह पे जो पॉपुलर है ना जी, वो ये है कि जब भी हमें देखते हैं, आई एम 64 ईयर एट दिस टाइम, तो जो भी मिलता है बुजुर्ग, ये तो बचपन से देख दे रहे हैं. अच्छा, हम आपको छोटे हुए देखा करते थे. एक ये फिक्रा बड़ा मशहूर है जी, और एक फिक्रा जो है कि ये जो कुछ किया धरा है पिछली हुकूमत का है. ये मशहूर, ये दो फिक्रे इस वक्त बहुत मशहूर है जी. ये दोनों मुझे पे वो होता है और वो ये फिक्रे सुन के हम थक गए. लेकिन फ्रैंक अंडरवुड के लिए पिछली हुकूमत ने कोई हमाकत की थी क्या? फ्रैंक अंडरवुड की अपनी हमाकत. ये हर दूसरों पे डालते हैं. उस पे वैसे अगर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस भी अगर देखना हो ना, तो क्राउन आप देखें. yes. वो भी इट्स मैस्मराइजिंग. बल्कि ब्रिटिश हिस्ट्री अगर किसी ने क्रैश कोर्स करना है उसका, उस पे चले जाएं, तो वो उसको देख ले, तो वो इट्स इक्वली एंटरटेनिंग. सही. और वो बहुत अच्छा. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और गपशप करेंगे या कुछ तारीख के भी हवाले मिल गए और आपको देखने के लिए क्या सीजन्स और कौन सी मूवीज की तरफ जाना चाहिए, ये भी कुछ ना कुछ यहाँ पे राय दे दी गई है. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आगे गुफ्तगू बढ़ाते हैं. ईद अपनों के साथ में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे. मेरे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद, मुनीफ फारूक, हसीब पाशा और हिना भट्ट साहिबा. आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं. कुछ ईद पर बातें हो रही हैं, कुछ इनकी जाती जिंदगी से मुतालिक हम जानने की कोशिश कर रहे हैं. इफ्तिखार साहब, कितने साल गुजर गए आपको सहाफत में? आपने टीवी पर भी शोज किए? 38 ईयर्स. 38 ईयर्स, थैंक यू. आपने टीवी पे भी शोज किए हैं. सहाफत में कितना फर्क आया है? अपने शो के अलावा या अपने काम के अलावा आपको किसका काम पसंद है? देखिए, ये हमने जो सीखा है, जिन टीचर से हमें तो बाकायदा ट्रेनिंग मिली थी, जियो वालों की ट्रेनिंग की थी. बरतानिया से लोग आए थे जिन्होंने हमें ट्रेन किया था, पूरी की पूरी टीम को. हमने उनसे सीखा है. फिर हमने प्रैक्टिकल लाइफ में जब गए, हमारे बारे में ये कहा जाता था कि जो सहाफ़ी हैं प्रिंट मीडिया के, ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे. तो हमने हमारी पूरी टीम ने ये साबित किया कि जो प्रिंट मीडिया का सहाफ़ी है वो बड़ा इफ़ेक्टिवली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आ सकता है. और बड़े मज़े की बात है कि इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े नाम हैं, ये सारे के सारे हमारे 2002 के प्रिंट मीडिया से आए हैं. तो ये बात सीखने से ही, और बड़ी मेहनत की है. ईमानदारी की बात है, उन लोगों ने जो 2002 का लॉट है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है. बड़ी अपने अलावा किसको समझते हैं? अपने को तो आप समझेंगे ही. मेरे ऑलमोस्ट मैं पूरी टीम की बात कर रहा हूँ. देखिए, हम एक नहीं थे. वहाँ पे हामिद मीर साहब, वहाँ पर
शफीक अवान था, वो तो खैर अब इतना हो नहीं रहा। वहाँ पर ये कामरान खान था। वहाँ पे जो हमारे इलाकाई लोग हैं वो थे। हमने सीखा है इमरान असलम मरहूम से। आपने वो आगे दे दिया अगली नस्ल को? डेफिनेटली दिया। ठीक है जी। और ये आज मेरे जो स्टूडेंट है, शायद आपके भी इस ऑर्गेनाइजेशन में है, बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, हमने सीखा है। मैं तनकीद नहीं करना चाहता क्योंकि काफ़ी मुझे अच्छे अल्फाजों से पहले ही नवाजा जाता है, ठीक है, फिर आप तो मैं नहीं चाहता कि मैं उनमें वो इजाफा करूँ। काफ़ी तारीफें करें। मुनीब साहब, आपने भी लॉ किया है, फिर आप सहाफत में लैंड कर गए हैं, यहाँ पे भी अप्स एंड डाउन्स के साथ माशाल्लाह आप अपना शो बड़ी बखूबी कर रहे हैं। आप यहाँ ना होते, लॉ भी ना करते तो कहाँ? अच्छा, मैंने जो दो चीज़ें मैं समझता हूँ कि अगर मुझसे किसी ने एक दफ़ा पूछा कि व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट यू, तो मैंने कहा आई डोंट टेक माई सेल्फ सीरियसली। गुड। एंड अब मुझे एहसास होता है कि दिस इज़ द की। गुड। अगर मैं बहुत ज़्यादा इंसान हूँ, यू टेंड टू लूज योर कंपोजर एज वेल। आप कई दफ़ा इमोशनल भी हो जाते हैं या कई दफ़ा थोड़े से परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेते ना, तो इसका मतलब है आपको ये सहाफत भी कहती है कि सीरियस ना लो। मुझे नहीं, देखिए बात सुने, अगर तो मैं ये समझने लग पड़ूंगा ना कि मैं अकेले कुल हूँ और आई एम अ गिफ्ट टू द मैनकाइंड। यार तुसी छड़ जाओ, तुसी सारे फारग हो, मेरे को तज्जिया लवो। नो, सही। और दूसरी चीज जो मैंने सीखी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट इन अ रश। ठीक है जी। तीसरी चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार अगर आपने जिंदगी में कुछ सीखना है वैसे भी तो आपको अच्छा लिसनर होना चाहिए। अगर आप सुन ले। और हाँ, अभी भी कई मेरे बहुत से दोस्त हैं मेरे जिनसे मेरा बड़ा ब्रादराना ताल्लुक है। मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे इरशाद भट्टी साहब हैं, वो उनसे मेरी बहुत फ्रैंकनेस है, मेरे भाई हैं वो, और मैं उनको मैं हमेशा कहता हूँ क्या बात है आप दोनों की। नहीं, मैं उन्हें कहता हूँ इरशाद भाई आपको अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। तारीफ करने नहीं, मैं उन्हें कहता हूँ अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी है, साथ ही मैं कहता हूँ लेकिन आपका तज्जिया निहायत बदबूदार है। हाय बस बात यहाँ खत्म करते हैं भट्टी साहब के ऊपर। मतलब मेरा उनसे इतनी फ्रैंक, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं उन्हें कहता हूँ मेरा उनसे इख्तिलाफ 200% का होता है, लेकिन ये आपकी जिंदगी में आपके सीखते हैं कि जो आपको लगता है कि यार ये तज्जिया नहीं है, कुछ और है, ये तो तेजाब की बोतल है। मतलब है फिर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स आप दोनों में की ये खूबसूरती है। हाँ। ना आप तो बहुत कुछ करती हैं। ट्विटर पे तो वो बहुत कुछ है। हाँ, वो ट्विटर पे मैं आना चाहती हूँ लेकिन थोड़ा उसके आगे अच्छा, वो मैं कई दफा ना ट्विटर पे बने मैं कहता हूँ यार ये ट्वीट जो है ये किस ज़हनी कैफियत में बैठ के लिखी होगी। यही नहीं बताएंगे, एटलीस्ट देखते तो है ना। एक बात मैं कंटिन्यू करूंगी मुनीब की कि देखिए ना, तकब्बर या एरोगेंस को कहते हैं कि अल्लाह ताला की चादर है। जो इंसान अपने आप को अक्ल कुल समझे, या कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब आपको थोड़ी कामयाबी मिले, या कई दफ़ा जर्नलिस्ट को भी हमने देखा है कि वो इतना ज़्यादा समझना शुरू कर देते हैं एंड दे फील दैट दे नो एवरीथिंग एंड देयर इज वी डोंट वांट टू लर्न। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर योर डाउनफॉल स्टार्ट्स। तो आई थिंक ये बिल्कुल सही है। वी नीड टू बी ब्रेकिंग आवर कंफर्ट जोन, वी नीड टू बी लर्निंग, एवोल्यूशन इज़ द की। एंड इफ्तिखार साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उस टाइम के जो तज्जियाकार थे या जो लिखते थे वो लोग, जो उनकी कामयाबी थी वो आई थिंक इररिप्लेसेबल है। और अभी तो क्वेश्चन मैं भूल गई हूँ। आप इतना कुछ कर रही हैं, कोई ऐसी चीज जिसका पैशन होता हो कि मुझे ये एक रह गया या मिसिंग है या मुझे ये करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल माय डिसीजंस इन लाइफ। मैंने जब अपना MBA किया उसके बाद मैंने अपना फैशन बिजनेस स्टार्ट किया, तब भी मुझे ये था कि आई डिडंट वांट टू, मैं किसी नेशनल मल्टीनेशनल में जॉब नहीं करना चाहती थी। आई वांटेड, माय फादर हैज बीन अ एंटरप्रेन्योर एंड आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम। क्रैच से पहला फ्रीजर घर में बनाया बैकयार्ड में, और उन्होंने रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री को चेंज किया। My mother wanted me to become a doctor. I went to Fatma Jinnah. I studied there for a couple of months, but then I said no. I want to go to LUMS. I pursued my MBA. और ultimately आप politics में लैंड कर गए। फिर मैंने फैशन बिजनेस स्टार्ट किया। उधर से फिर मैं वही कहती हूँ, कुछ प्लान्स आपके होते हैं, कुछ अल्लाह ताला के प्लान्स होते हैं। तो वो मैं सियासत में आना, it was never a choice. But now what I am at this point of time, I really enjoy. I enjoy it. I feel that do I for can. public. हसीब साहब, एक चीज बन जाती है, एनक वाला जिन बन गया, बहुत बड़ा हिट रहा, जनरेशंस के लिए रहा।
आप समझते हैं कि वैसी ही प्रोडक्शन आज भी हो रही है या उसका कोई सब्स्टिट्यूट आज बनना चाहिए आज के बच्चों के लिए, आज के यूथ के लिए? बनना तो चाहिए। ये तो सारे कहते हैं कि बच्चों के लिए काम नहीं हो रहा, करता कोई नहीं है। करते क्यों नहीं है? क्योंकि आप बताएंगे कि बच्चों को स्लॉट नहीं है, हमारे पास स्टार नहीं होते। हालांकि जब ऐनक वाला जिन चलता था उस वक्त 2.5 करोड़ रुपया एक एपिसोड में लोग कमाया पीटीवी ने, और रिकॉर्ड है ये। लेकिन करते नहीं है। करें तो पैसे बड़े। बच्चे तो वो कहते थे कि हर दौर में बच्चे पैदा होते रहते हैं, और हर दौर में हमारे पास तो कोई दौर आया नहीं जिसमें नहीं होते थे। हम तो 70 साल से एक काम है जो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। पहली क्लास हर साल भर जाती है। जो हमारे राइटर थे उनसे एक बड़े सीनियर साफी ने पूछा कि हमीद साहब 100 किस्तें हो गई हैं, ड्रामा कब बंद कर रहे हैं? उन्होंने कहा तुम बच्चे पैदा करने बंद करो, मैं ड्रामा बंद कर देता हूं। और ऐसा पाकिस्तान में कभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप भी छोटी सी ब्रेक लीजिएगा, ब्रेक के बाद हम इसी गपशप को आगे लेके बढ़ेंगे। अस्सलामुअलैकुम। ईद अपनों के साथ में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि ईदें कैसी थीं, कैसी हो गई हैं। हमारे ये मेहमान इफ्तिखार अहमद साहब, मुनीफ फारूक साहब, हसीब पाशा साहब और हिना भट्ट साहिबा कैसी ईदें मनाते हैं ये तो आप जान चुके हैं। ईद के लिए तैयारी कैसी करते हैं, और जहाँ पर आज हम खड़े हैं हमारे जो हालात और सूरत हाल है इस पर भी हमारी गपशप जारी है। कुछ बात कर लेते हैं ईद की तैयारी में। जहाँ इस ईद पर बकरा ज़रूरी होता है वहाँ कोई अपनी तैयारी पर भी ध्यान देना होता है, कुछ अपने कपड़ों पर ध्यान देना होता है, शॉपिंग होती है उसकी खास तौर पर। इफ्तिखार साहब ने तो कह देना कि मैं कोई तैयारी नहीं करता, मैं इनको बाद में पूछूंगी। मुनीफ साहब, आप अपनी कोई तैयारी करते हैं, कोई वार्डरोब पर ध्यान देते हैं, या किस रंग का कपड़ा आपको ईद पर पहनना है? मेरी जो भी सारी तैयारी है ना वो मेरी बेगम करती है। सारे काम बेगमात पे डाले होते हैं, पता नहीं किस तरह के बदले। वो उनका एक पैशन भी है, शौक भी है। आपका अपना कोई सेंस ऑफ फैशन, कोई मुझे होता है, मुझे ये आई एंजॉय दैट के बच्चों को लेके जाना, बेगम को लेके जाना, आई लाइक टू टेक देम आउट। बच्चों को देख के भी सोचते हैं कि इनको क्या खरीद के दूं या क्या इन पे अच्छा लगेगा, या वहां भी नहीं? सोचता जरूर शायद कभी होता है, लेकिन मेनली जो डिसीजंस हैं वो इस मामले में वो मेरी बेगम के होते हैं। इवन मैंने क्या पहनना है वो भी वो डिसाइड करती है ना। ऐसे में ना एक सवाल मेरे बन रहा है कि क्या अब आपका थोड़ा फैशन से वो है भी, ये बंदों में वाकई सेंस ऑफ फैशन बिल्कुल ही नहीं होता है, कम होता है या क्या चक्कर? कई लोगों में तो उनकी नज़ाकतें नहीं, किसी का सेंस ऑफ फैशन नहीं होती। बात यह है कि हमारी खवातीन जो घरवाली हैं वो हमारे बारे में इतनी केयर करती हैं कि वो फैसले करती हैं और हम उन फैसलों का एहतराम करते हैं। मैं तो आपको ये बात बुरी लगी? नहीं, मैं तो शौक भी होता है ना कि मैंने पिछली ईद पे इस रंग का लिया या लास्ट ईद पे इस रंग का लिया, ये ना करें। इफ्तिखार साहब शरारत कर। आयशा, मेरा ये होता है कि मैं अपने वालिद के लिए वाइट शलवार कमीज़ लेती हूँ और अपने बेटे के लिए स्पेशली, और मेरी बहन भी लेती है। तो बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि मुझे बड़ा शौक होता है कि मैं जो कपड़े पसंद करूँ वो मेरे वालिद उस पे पहने। मेरी छोटी बहन सोचती है कि वो जो उसने जो ख़रीदा है वो पहने अब्बू। तो हमारा ये कॉम्पिटिशन होता है। और अपने कपड़ों का ये है कि पहले मैं जब खुद फैशन डिज़ाइन करती थी तब मुझे बहुत शौक था, लेकिन अब मेरी माशाल्लाह सारी दोस्तें डिज़ाइन करती हैं, तो कोई ना कोई मुझे कोई ना कोई, जैसे ये भी जोड़ा, कोई ना कोई भेज देता है और मैं पहन लेती हूँ। सो इट्स अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग। लेकिन ऑब्वियसली इंसान का, हर बंदे का दिल चाहता है कि वो प्यारा लगे और खूबसूरत कपड़े पहनना सबका। लेकिन शौक भी होता है ना कि इस रंग का पहनूं या नहीं, इतना ये शौक नहीं है। आई थिंक वाइट, हमारी पूरी फैमिली वाइट पहनती है। हम बहनें भी वाइट पहनती हैं, अम्मी भी वाइट पहनती हैं। हम कोशिश करते हैं, हम 3 बहनें नहीं, हम तीनों सेम कपड़े पहनते हैं। सो तीनों सेम आउटफिट पहनते हैं। मेरी बड़ी बहन हम सबको बना देती है या मैं सबके कपड़े बना देती हूँ, तो इस तरह होता है। सो वो मैच कर देते हैं। तो आई थिंक बहनों का ये बड़ा फायदा होता है कि लेस एफर्ट है, बस एक सोचना सबने, फिर उसी हाँ सारे वही पहनते हैं। अम्मी का भी कोशिश हमारी होती है कि अम्मी भी हमारे साथ पहन ले, और वाइट पहनते हैं सारे। बस हसीब साहब, आपके यहाँ क्या होता है? आपकी बेगम ही तैयारी करा देती है, सारी तैयारी करके? आप तो अल्लाह लोग हैं, आपको पता चल गया। इफ्तिखार साहब मैंने बताया, बेगम को ये पता होता है कि पिछले साल किस कलर का शलवार कमीज था, उससे पिछले किस कलर का था, और इतनी उसकी वो जो मेमोरी अच्छी है कि उसको पता होता है कि 4-5 साल में किस कलर के मैं शलवार कमीज शलवार के मियाँ साहब को दे चुकी हूँ, और वो खुद इंतखाब करती है। वो ठीक होता है जो भी है, क्योंकि शलवार कमीज नमाज पढ़ने के लिए होती है, तो वो मैं पहन लेता हूँ जिसकी ख्वाहिश पे। कलर का भी सिलेक्शन वही करते हैं, जहाँ बच्चों का आता है हमारे लिए भी वो ले आती हैं। तो बस एक ईद के लिए होता है या परमानेंट
शर्ट मुझसे नहीं पहना जाता हूँ कि बहुत फिरना होता है, हमने घूमना। सिर्फ जुमे की नमाज के लिए और ईद की नमाज के लिए शलवार कमीज का इस्तेमाल मैं करता हूँ। नहीं, और वार्डरोब सिलेक्शन बेगम की चॉइस? हाँ, शलवार कमीज, क्योंकि पैंट शर्ट मेरी, शलवार कमीज नहीं, मैं ओवरऑल वार्डरोब नहीं, ओवरऑल मेरी अपनी होती है। आज भी ओवरऑल आज ये कह रहे हैं उनकी नहीं, वो नमाज पढ़ के जी फिर शलवार कमीज की हद तक बेगम पे चॉइस छोड़ी हुई। अगर हाँ जी, आप अपनी वार्डरोब पूरी खुद या नहीं बेगम पूरी की मेरी वाइफ पूरी की पूरी वार्डरोब मेरे लिए देखती है। इवन जो मैं कपड़े पहन के जाता हूँ, जो ये पहन के है ना, ये उसने फैसला किया। मैं जो शाम को प्रोग्राम में पहनूंगा वो फैसला करेगी। आपके अपने हाथ में कोई फैसले घर के अंदर नहीं है, बाहर आपके हाथ में, ये मैं समझ गई हूँ। के हवाले से मैंने कभी भी किसी शौक का इजहार नहीं किया। मतलब काफी दबका है होम मिनिस्ट्री का, अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट दिस, आई रिस्पेक्ट हर। अगर आपका इतना दबका नहीं है तो मुझे अफसोस है, लेकिन मेरा तो मैं तो आप समझेंगे, जब मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ तो आप समझ जाए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ जी, बताइए। ये जो बीवियाँ होती हैं ना, दे आर योर लाइफ की पार्टनर्स हैं। जबरदस्त। आप उनसे बच नहीं सकते। बहुत सीखने की जरूरत है। यू हैव टू लिव अंडर वन रूफ फॉर ऑल ऑफ योर लाइफ। तो अब क्या बच्चों वाली हम बातें लोगों को सिखाते हैं। वो जो मेरे बारे में फैसला करती है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। दिस इज गुड। और ये उलझन है कौन सा कपड़ा कब पहनना, उसको ये बात बिल्कुल ठीक है। इतने कलर्स की शलवार कुर्ते मेरे वार्डरोब में है, उसको मुझसे बेहतर पता है। मैं को उलझन ही पैदा कर दूंगा, उस चीज़ें निकाल के उसके लिए भी उलझन पैदा कर दूंगा, वार्डरोब को दाएं बाएं कर दूंगा, इधर की चीज़ उधर फेंक दूंगा, उधर की चीज़ उधर फेंक दूंगा। तो लेट दी हमारी खवातीन को ज़्यादा ख़राब मत करो। मैं क्या खराब कर, मैं तो इस बात को अप्रिशिएट कर रही हूँ कि अगर आप लोग खवातीन की बात सुन रहे हैं और उनको ऐसा काम करने दो। और हम बहुत मुतमिन हैं घर के अंदर। आप बहुत मैं कहता हूँ, यानी घड़ियों में से कौन सी घड़ी मुझे पहननी चाहिए और कब पहननी चाहिए। क्या बात है इफ्तिखार साहब, ये तो कुछ इतनी बड़ी बात है। सूट्स हैं, मेरे सूट हैं, लोग भी सीखे, तमाम मर्द हजरात सीखें। उन सूटों के साथ कौन सी टाई सूट करती है और कौन सी टाई में पहले इस्तेमाल। ये आप बचपन से ऐसे थे या आप शादी के बाद ऐसे हो गए? बचपन में तो ऐसा नहीं था, शादी के बाद। नहीं, बचपन में आप माँ की सुन रहे होंगे ना, मतलब इतने सबमिटिव तो नहीं। मेरी अल्लाह बख्शे मेरी हमेशा से इफ्तिखार साहब इतनी सबमिटिव। नहीं, अल्लाह बख्शे मेरी बहन जो बड़ी थी, शी यूज्ड टू लुक आफ्टर दिस एंटायर थिंग, कि मेरे कपड़ों शपड़ों का वालदा के बाद वही ख्याल करती थी और मेरी वाइफ करती है। मैं कह रहा हूँ हर चीज़ वो सेलेक्ट करती है कि क्या करना है। इवन जो ये जुराबें हैं, नहीं वैसे मैं इसलिए हैरान हो रही हूँ कि आपके साथ बड़ा अरसा काम भी किया है और आपका जो मिजाज है और काम करने का और चीज़ों को हैंडल करने का, वहाँ आपने कुछ कह दिया और मैंने कह दिया और बता दिया, तो फिर आप उससे पीछे तो नहीं होते आधा कदम भी, और आपके वो गुस्सा भी मशहूर है। तो ये आप तो एक मुख्तलिफ इफ्तिखार अहमद है जो घर के अंदर हैं और घर से बाहर और सहाफत में और सियासत में। बहुत मजे की बात है कि ये गुस्से वाली बात जो है ना, मैंने काफ़ी दफ़ा अपने बारे में सुनी है। अभी पिछले दिनों में बात हो रही थी, मैं उस बात पे गुस्सा करता हूँ। एक तो मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, और कोई शख्स मेरे सामने झूठ बोलता हूँ, मैं काफ़ी देर तक कोशिश करता हूँ मैं अवॉइड ही करूँ, लेकिन फिर एक ऐसा स्टेज आ जाती है, मैं फट पड़ता हूँ कि यार इनफ इज इनफ। वैसे आप झूठ बोलते हैं कहीं? हाँ, कभी घर में जरूरत पड़ी हो सकती है वैसे तो। असल में मैं घर के मामलात को हम तकसीम किया हुआ है, उसमें कम से कम मुदाखलत हम करते हैं। सो इसमें किस्म का इशू आता ही नहीं है कि हम सहाफ़ी है, किसी एक काम से ज़िंदगी में इतना तवील आपका करियर है, कभी आप बाहर निकले, आने में लेट सवेर हो गई, कहीं किसी से मुलाकात के लिए जाना पड़ा, हो सकता है बताने की बात ना हो, आपको छुपानी पड़ी हो। ना, हम लोगों की जो लाइफ है, ख़ासतौर पे जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है, वो ओपन लाइफ है, हम एक खुली किताब है। जैसे आपके सामने बैठा हूँ वैसे ही मैं घर में बैठा हूँ, वैसे मैं अपने प्रोग्राम में हूँ। जबरदस्त। तो फिर मुझे बताएं कि आपका बेहतरीन सियासतदान दोस्त कौन है? दोहरी शख्सियत के मालिक हम नहीं हैं। आपका बेहतरीन सियासतदान दोस्त कौन? सियासतदान कभी भी किसी का दोस्त नहीं होता, पहली बात तो ये आप नोट कर लें। हाँ, सियासतदानों से वाकफियत हो सकती है, ठीक है, और उनमें से काफ़ी पाकिस्तान के जो सियासतदानों से हमारी वाकफियत इसलिए बनी कि जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था तो 65 में मैं रिपोर्टिंग कर रहा था पंजाब असेंबली की। तो ये वो दौर है जब नए ये सारी की सारी जनरेशन जो बूढ़ी होती जा रही है, ये मेंबर बन के पार्लियामेंट में। आपने बड़ी बात की है कि सियासतदान बेहतरीन दोस्त नहीं हो सकता, सियासतदान वाकई अच्छे दोस्त नहीं होते। आई थिंक आई एग्री विद दिस। देखिए ना, आपके दोस्त आपकी बहन हो सकती है, बचपन के स्कूल के दोस्त हो सकते हैं, बिकॉज पॉलिटिक्स दोस्त क्यों नहीं हो सकते? आई थिंक एक तो आई थिंक पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी कम्पिटिटिव फील्ड, एंड आई थिंक के बहुत से लोग जनरली मतलब मैं तो अल्लाह ताला से ये मांगती हूँ हिकमत और बुजुर्गी कि सियासतदान से दोस्ती ना करनी पड़े। आपका सवाल और था,
मैं मुझे अच्छा दो कुछ सियासतदान जो अच्छा we will be able to differentiate between the right and wrong people. बिल्कुल acquaintances होते हैं, आपकी सलाम दुआ होती है, लेकिन बात ये होती है कि जैसे जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई है, एक ये चीज़ है कि आप अक्रॉस द पार्टी, मतलब अगर किसी और पार्टी से आपकी वैसे नहीं होती, और अपनी पार्टी में भी कई दफ़ा आप केयरफुली रहते हो। सो आई थिंक पे विश करती हैं कोई अपने पॉलिटिकल साथियों को? हाँ, वैसे मेरी बहुत अच्छी, सबसे मेरी जैसे मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं ना ज़्यादा कन्फ्रंट करती हूँ, ना मैं मतलब सो आई एम। किसकी तारीफ करेंगी? मैं कहूँ किसी एक अपनी सियासतदान दोस्त की तारीफ। हिना, मैं इसका जवाब देता हूँ। हिना, मैंने एक प्रोग्राम में मुझे आई वाज ट्रैप्ड इन ए प्रोग्राम जो हमारे मुल्क में टेंशन चल रही है, तो मैंने महसूस किया कि मुझे कुछ बात खुल के कहनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ मेरा तल्लक है, वाकफियत है, बिकॉज हम एक शहर के हैं, हमने इकट्ठे पतंगें उड़ाई हैं, इकट्ठे हम शहर में रहे हैं। मैंने कहा वो दोस्त था, है और रहेगा। आप यकीन करें कि इस बात करने पे मेरा जो मेरे साथ जो किया है लोगों ने, मुझे पता है। सोशल मीडिया होगा, सोशल मीडिया ने तो कमाल ही कर दी ना। और नहीं, वो जो साहब जो इस प्रोग्राम में बैठा था, जितना वो कभी क्लिप देखिएगा, वो आदमी कितना चीखा और कितना उसने शोर मचाया। बात यह है, हम इनके साथ के बारे में ऐसा कह सकते हैं, लेकिन कोई पॉलिटिशियन किसी इंडिविजुअल के बारे में ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना होता है। सही। अगर वो 240 एमएनए में से 2 एमएनए के बारे में ये कह दे कि ये मेरे दोस्त हैं, तो बाकी 200 जो 38 एमएनए उनको वो नाराज कर लेगा। तो हम कंफ्यूज कर रहे हैं इसके मैं वैसे ये बताऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब की आपने बात की है, वो सच में दोस्तों के दोस्त हैं। उनके साथ बैठ के भी आपको ये नहीं लगता, आई थिंक ही इज द ओनली पर्सन उनके साथ बैठ के आप पॉलिटिकल बातें भी नहीं करोगे। वो एक बिल्कुल खाने पीने की। और दूसरी बात एक और जो मैं कहूँ कि मैं ना मेरा एक चांस बना कि मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिनीवा गई, तो पीटीआई की भी कुछ खवातीन मेरे साथ थी। तो वहाँ एक पाकिस्तानी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के YGLs की ग्रुप पिक्चर थी। तो आई डोंट वांट टू नेम दैट वन लेडी, बट शी वाज वेरी क्लियरली सेड कि हमने इनके साथ तस्वीरें नहीं खिंचानी, बिकॉज ये हमारी अक्रॉस पार्टी है, और हमें हमारे चेयरमैन ने मना किया हुआ, कासिम के अब्बू ने मना किया हुआ है कि इन्होंने PMLN और पीपल्स पार्टी के लोगों से तस्वीर नहीं खिंचानी। दैट वाज वन थिंग दैट रियली, यू आर ट्रैवलिंग विद अ ग्रुप एंड वी आर ऑल पार्लियामेंटेरियंस, बट यू से ऑल पाकिस्तानीज एंड पाकिस्तानी YGL की एक पिक्चर है। शी वाज वेरी क्लियरली आई डोंट वांट टू पिक्चर। ये वो जहर है जिसने सोसाइटी को बहुत काट दिया। आपके सवाल का जवाब ये दिया कि मेरी लाइकिंग हो सकती है, और सियासतदान की नहीं उसका मैंने इजहार किया। ठीक है। और अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं किसको मैं समझता हूँ बेहतर है, तो जुल्फकार अली भुट्टो से बेहतर पॉलिटिशियन, लीडर और साथ लेके चलने वाला मैंने अभी तक नहीं देखा। मुमकिन है और बहुत अच्छे लोग भी हों, लेकिन जो हमने उसके साथ काम किया है बहुत अच्छा, तो हमें वो डिफरेंट लगता है। ठीक है मुनीब साहब, ये फोन को रख दें थोड़ी देर के लिए, मेरा ख्याल से आप फोन के बारे सोशल मीडिया पे हैं, या तो बहुत बिजी हैं सोशल मीडिया, मतलब ईद वाले दिन आपको इतनी खुली आजादी हो सकती है कि आप फोन इस्तेमाल करें सारा दिन, कोई काम भी नहीं करना सारा दिन, कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेनी सारा दिन, तो सजा हो जाएगी ऐसे आप शो के अंदर। देखिए बात ये अब खाना भी आप ना खिलाएं। सियासतदान दोस्त है, कोई सहाफी दोस्त है जिसको आप ईद वाले दिन विश करना जरूरी समझते हो कि जी आज ईद का दिन है, यहाँ एक जगह मुझे विश ना किया तो बस झगड़ा हो जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। कोई वैसे दोस्त है जिंदगी में? नहीं, तेरे दोस्त है मतलब आप देखें, मैंने 2 दफा आपसे एहतजाज किया इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करने से पहले खाने का, आपने उसको बिल्कुल एड्रेस नहीं किया। मैंने तो मैं रिकॉर्ड ला रहा हूँ पैक करवा के साथ दे के भेजूं। नहीं वो आप पास रखें लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, नहीं मेरा नहीं ख्याल। और मसला ये होता है कि ये जो फॉरवर्डेड मैसेजेस और ये सारा कर दिया, ये यकीन फॉरवर्डेड ना करें, किसी की मौत हो जाए तो कहते हैं RIP, और हम फातिहा के लिए जाते नहीं है। यार मैं उनको पूछ रही हूँ उनका कोई दोस्त है जिसको वो ईद वाले दिन विश करना जरूरी समझते हो? उसका जवाब उसने दे दिया, और मुख्तसर सा जवाब लेना है तो दे दीजिए आप उनको। मेरा मतलब फ्रैंकली मुझे तो जो चीज सबसे ज्यादा तंग करता है ना, वो ये है कि ईद के शाम तक आई एम वेरी ग्रेटफुल जो वो दो सारी बातें भेजते हैं, जो भेजते हैं, मेहरबानी हो जाता है। लेकिन ये है कि वो शाम तक आपकी फोन बुक में जितने कॉन्टेक्ट्स हैं वो अगलों ने भी, वो कहते हैं पंजाबी में कहते हैं ना, महरू लाना होता है कि भेजो भेजो अगलों ने भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाला होता है। ठीक है जी। अच्छा आप यकीन करें वो आ जाता है रात को, आपको पता होता है जी कि आपके व्हाट्सएप पे 500 मैसेजेस आए हुए हैं, एंड यू डोंट इवन गेट टू नो कि उनमें से कोई काम का भी है भैया, जस्ट फॉरवर्डेड ही है, बस ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक। फिर वही होता है कि आपके जो
बहुत करीबी दोस्त होते हैं ना, जिनसे आप लाइक एवरी सेकंड थर्ड डे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बस उनको किसी को फोन कर दिया, सलाम दुआ कर दी, बट आई ट्राई टू कीप माई फोन ऑन साइलेंट, ताकि एक तो ये कि मतलब ना कोई आपको राब्ता कर सके ना आप किसी से राब्ता करें, आप तन्हाई में गुजारें तो बेहतर है। तन्हाई पसंद सोल है। नहीं, मैं तन्हाई पसंद बिल्कुल नहीं, लग तो यही मुझे रहा है, लेकिन मैं सोशल मीडिया अच्छा जिस जमाने में होते थे ना वो फोन, तब हम रेगुलर करते थे, लोगों से हेलो हाय ईद मुबारक कहते थे, बात करते थे। इसने तो बिल्कुल फारक कर दिया, तमाम रिश्ते, तमाम हफ्ते, तमाम वास्ते अब बनावटी हो गए। आई एम सॉरी टू से दिस थिंग। नहीं, ये एक अच्छा वो डिस्कशन की भी चीज़ है हसीब साहब। ये फ़ोन एक मसला या मुश्किल बन गया, ये एक आसानी है कि आप 10 लोगों को आराम से बैठ के कॉल करें, आप कहीं बैठे हो, टाइम मिले, या मुनीब साहब की तरह फ़ोन साइलेंट पे रखते हैं, ना कोई आए ना कोई जाए, दरवाजा ना खटकाओ। ईद उल फितर पे हम ईद कार्ड का इंतखाब करते थे, हम जगह जगह दुकानों में जाते थे, क्या खूबसूरत कार्ड होते थे, अपनी पसंद के और सबके लिए खरीदते थे, फिर उनको डालना, फिर शेर व शायरी करनी, उनको भेजना, फिर उनके जो उसका जो मजा था हम अब वो खत्म हो गया। क्यों? वो बिल्कुल अब एक आसानी होगी इसलिए खत्म हो गया। आसानी इतना हम भरा होता है, वो जो बता रहे हैं मुनीब साहब के भरा होता है वाकई। ओके थैंक यू, आपको भी मुबारक, आपको मुबारक, हाँ भरा होता है जी सर, लेकिन उसमें वो चाहत नहीं है, वो जो आपकी कार्ड खरीदने में, लिखने में, भेजने में थी, जवाब में थी, वो लज्जत नहीं है। अब दुनिया वो लिमिटेड एफर्ट थी कि आप कुछ ही लोगों को कार्ड भेजते हैं, अभी भी कुछ लोग दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। कुछ लोग ये होता है ना कि मेरे दफ्तर में ज्यादा नहीं, एक दो कार्ड जरूर आते थे जो रेगुलर हैं लोग, नो मैटर मेरी उनसे सालों मुलाकात ना हो, कि वो एक ईद कार्ड, आखिरी कार्ड कब ईद कार्ड मिला होगा आपको, कभी फिजिकल ईद कार्ड? ऐसे वो ये कि जो मेल में उन्होंने भेज दिया हो किसी के ऑफिस, लेकिन उनका एक प्रैक्टिस है कि उन्होंने भेजना है। मणि वो रवायती लोग हैं ना, देयर आर फ्यू पीपल जो अपनी रवायात को भी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस मोबाइल ने तो देखे ना, फातिहा कहना जो हम समझते थे हमारी बचपन की कौन सी ऐसी याद होगी, आप फोन की बात कर रहे हैं, बचपन की कोई ऐसी याद जो ईद से रिलेटेड जो आज भी फैसिनेट करती हो? मतलब तमाम जो ये बातें कर रही थी ये नौजवान खातून, नहीं कोई एक बात होती है ना, जिस तरह ये बातें जो ये बातें कर रही वही हमारे घर हैं, वही हमारी फैमिली है, हमारी बैकग्राउंड सारी एक है, ये जरा अमीर है हम जरा गरीब है, लेकिन चीज़ें तो वैसी होती हैं ना, माएँ वैसी होती हैं, बाप वैसे होते हैं, दादा दादी वैसे होते हैं, नाना नानी वैसे होते हैं, उनकी मोहब्बतें वैसी होती हैं। ये मोहब्बतें जो है ना उसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं होता। कुछ तो मोहब्बतों की बात हम करते हैं। बताऊंगी कि मुझे याद है कि मैं जब बचपन में मैं ईद कार्ड अपने वालिदैन के लिए हाथ से बनाती थी, और मेरे वालिद ने कुछ दिन पहले वो ईद उल फितर पे स्पेशली वो कार्ड निकाल के मुझे दिखाया और उन्हें रखा हुआ था। तो वो जो मेमोरी होती है ना, इसके वालिद बहुत इसकी तारीफ करते हैं। वी हैव ट्रेवल्ड टुगेदर फ्रॉम लाहौर टू लंदन, एंड उन दोनों में PI की डायरेक्ट फ्लाइट थी, भाई सारा रास्ता वो इसकी खूबियाँ मुझे बताते रहे, और मैं कह रहा था कि यार बड़ा शी इज वेरी लकी। मैं इसको नहीं जानता था, मैं आपकी बेटी है जी, मैं इसको नहीं जानता था, ये बहुत जल्द बड़ी हो जाती है और ब्याही जाती है, पता नहीं किसका खूबसूरत फिक्र है। क्या बात नहीं, मेरा भी पड़ा हुआ है, आप बिल्कुल ठीक है बात कह रहे हैं। वैसे भी वालिद का प्यार अपनी बेटी की तरफ वैसे ही बहुत ज्यादा होता है। मेरा ख्याल से सबसे ज्यादा नाज से कोई वालिद किसी चीज को संभालता है या रखता है तो वो बेटी के साथ वो ताल्लुक और रिश्ता है। अच्छा, आप ऐनक वाला जिन ड्रामा बचपन में भी इफ्तिखार साहब ने मेरे कहा खाना नहीं मिलेगा, इफ्तिखार साहब को तो रोजा ही रखाना पड़ेगा मुझे। असीफ साहब, वो जो डायलॉग्स थे वो उस वक्त के बच्चों ने बहुत ज्यादा याद किए, मतलब है हर बच्चे की ज़बान पर होते थे, रिपीट होते थे, फिर वो स्कूलों में ड्रामों में भी गए, जैसे आजकल तो और तरह के डायलॉग्स। आप उस वक्त के डायलॉग्स में कौन से डायलॉग ऐसे थे जो ज़्यादा महसूस हुए, जो ज़्यादा आवाम ने जिनके ऊपर पॉपुलर हुए या रद्द अमल दिया, या लगा सुन के ये मेरे पास क्यों नहीं था, या जो आपका था वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर? असल में वो 3-4 मंत्र होते थे। एक जकोटा को बुलाने वाला अलग होता था, करनानी चुड़ैल को बुलाने वाला अलग, बिल बतौड़ी को बुलाने वाला अलग, और नस्तूर जीन चार्ली मामू। वो सुनाए ना अब हमें आज के बच्चों वो जो एक ज्यादा था वो बिल बतौड़ी को बुलाऊं के वो मुझसे कहता था चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है शोनी है। उसमें था गुम गुम गुमा, छुम छुम छुमा, कच्छकुमा कच्छकुमा, चल चल चक्री बिन बिन बकरी, बिल बतौड़ी नसा चौड़ी, खाली कचौरी, मैं हूँ चंदा तू अचकोरी, आजा कॉमन कॉमन। अरे मैंने कहा था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है, शोनिया शादियां पालियां, बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी, आई एम सॉरी आई एम सॉरी। ये बिग आज मुझे एहसास हुआ है, सही बड़ा डायलॉग है जब आपने इसको याद किया। अच्छा, कुछ लोग इतनी तेजी से पढ़ता था कि इसको बच्चे जानवर समझते थे।
हमारे दोस्त हैं आसम बुखारी साहब, कहते हैं यार कि तुमने जो जोड़े हैं ना लफ्ज इतनी तेजी से पढ़ते हो कि बच्चे समझते हैं कि ये सही मंतर है। सही नहीं था, बस उल्टे सीधे सही होता तो शायद कोई सच्ची तारक अजीज साहब प्रोग्राम में लेकर गए तो उनका ये सवाल था कि हमून जादूगर अगर तुम्हें सच्ची मुच्ची की चुड़ैल मिल गई तो क्या करोगे? मैंने कहा करना क्या है सर, उसे सीधा कह दूंगा चुड़ैल नहीं तू डैड है, मेरी प्यारी भैन है, शायद तरस खा के मैंने भरा बना ले। आपने कितनी यंग एज में ये कैरेक्टर किया था आप? मैं उस वक्त आई वाज 35 एट दैट टाइम जी। और ये 200 साल का जादूगर था ये, और मैंने इतना हैवी गेटअप, असल में मैं छुपा रहा था अपने आप को। गेटअप में मतलब है ज्यादा हैवी होते हैं क्योंकि अब तो कुछ टेक्नोलॉजी और कुछ चीजें हैं जो आपको आपके कैरेक्टर को एनहांस कर सकती हैं। उस वक्त तो सब फिजिकली वो मैं असल में ना ये जादूगर का करना नहीं चाह रहा था, मैं घर से हीरो बनने चला हुआ था। मेरे ताया जान थे आसिफ जाह साहब, बड़े इफ्तिखार साहब जानते होंगे, वो मेरे सखे ताया जान थे। तो वहां पर सारे एक्टर रंगीला, मजर शाह ये बैठे होते थे, उनको देख के खुश होता था कि कभी मैं ताया जान को आपके अंदर का विलन नजर आया? अच्छा नहीं, वो मुझे कहते थे कि तू नहीं बन सकता आर्टिस्ट। मुझे कहा करते थे कि तेरा काद छोटा है, तू बड़ा तेज बोलता है, ये है। लेकिन बस अल्लाह मियां ने किसी चीज को बुरा नहीं रखा हुआ। वो जो मेरी तेज बोलने वाली आदत थी ना बुराई की, वो अल्लाह ताला ने कन्वर्ट कर दी अच्छाई में। वो जो मंत्र मैंने इतनी तेजी के साथ पढ़े कि वो जेन्युइन लगे और बच्चे ने मुझे सच्ची मुच्ची का हमून जादूगर मान लिया। और मैंने गेटअप हैवी करवाया कि मैं कहा ये बच्चों का ड्रामा करूंगा, मैं तो हीरो बनने निकला हुआ। मैंने मेकअप मैन से कहा कि हसीब पाशा को छुपा दो, उसने जितना मुझे छुपाया वो कैरेक्टर उतना ही बिल्टअप हो, और वो वाकई जेन्युइन हमून जादूगर लगा। और आप हीरो हैं बच्चों के, नो डाउट अबाउट इट। ये है कि कैरेक्टर कुछ और था लेकिन वो हीरो बच्चों का प्यार भी सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलते, मुनाफिकत नहीं करते, इसीलिए हम आज तक जिंदा है कि बच्चों ने हमें दिल से प्यार किया हुआ है। आप सबको मासूम होते हैं ना, हम सब की सियासत में सोच सके। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस शो को आगे लेकर चलेंगे। ईद की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हम यहाँ बातें कर रहे हैं जादू की, और हमारे यहाँ कुछ हमारे सियासतदान भी जादू करते हैं। जो आप चाहते हैं वो मिलता नहीं, जो आप नहीं चाहते वो आपको जरूर मिल जाता है। मुनीब साहब, जो जादू हमारे यहाँ सियासतदान कर रहे हैं उसमें कुछ हमारा भला हो सकता है? अभी बजट पास हुआ है, यहाँ पर सैलरीड क्लास पे भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। कोई लगता है कि ये ईद ही बस ईद कहने को ईद है, हुकूमतें हमारे लिए कोई ईद नहीं? मुझे नहीं लगता हमारे मुल्क में किसी भी चीज़ का कोई क्विक फिक्स है। ये ओवरनाइट कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि हमने बड़ी तसल्ली से चीज़ें हर चीज़ बिगाड़ी है। और मैं हमेशा कहता हूँ, ये अब इतना मुझे खुद अपना आप इतना रिपीटेटिव साउंड करता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम अगर आपने देखना है तो आप इंसेप्शन से लेके, जब से हम भारत और हम अलग हैं, उससे लेके अब तक देखें, और आप कुछ ना करें, आप पहले 20 सालों को देखें। उनके 20 साल, हमारे 20 साल। उनके पास एक फैक्टर था जो कि हिस्टोरिकली हमें समझना चाहिए, वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। कंसिस्टेंसी, डिलीवरी, एवरीथिंग। और हमारे साथ क्या था? पहले 20 साल हमारे देख लें हमने क्या किया। मतलब आगे भी कुछ नहीं, इसका मतलब वो 20 तो गुजर गया है, अगले 50 में क्या कर देखिए बात सुने ना, कि फिर आपका मुल्क तजर्बा गा रहा है। हम अभी तक तो एज लेट एज 2018 और उसके बाद से अब तक तो हम तो प्रोजेक्ट क्रिएट करते रहे हैं, हुकूमतें कम, प्रोजेक्ट ज्यादा। तो जब ये काम हम बस नहीं करेंगे तो हम कहाँ से ठीक होंगे? इफ्तिखार साहब, कुछ सियासतदान अच्छे कहीं से ढूंढने चाहिए। चलो एक मिनट, ये आपने कुछ और चले जाना है। ये कुछ लोगों के मैं नाम लेती हूँ, वो सियासतदान ना होते तो क्या होते? और चले जाना है। हाँ, मैंने कहा ये लंबी डिबेट में चले जाएगा, कुछ और डिबेट में नहीं जाता, छोटी डिबेट में जाते हैं। ये कुछ लोगों के मैं नाम ले रही हूँ, नहीं ये लोग सियासतदान ना होते तो क्या होते? बिलावल भुट्टो सियासतदान हो तो क्या होता? एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पे सियासत उसको विरासत में मिली, क्या करता? और सारे ही बच्चे थोड़ी उस घर के सियासत कर रहे होंगे, तो अगर वो ना सियासत में होते तो क्या कर रहे होते? वारिस है, सियासत ही कर रहे होते। सियासत, अगर सियासत में वारिस है, अगर सियासत को तो सियासत ही करेंगे। हमजा शहबाज, हमजा को बहुत बेहतर जानता हूँ। वो आदमी मेहनत करता है, कोशिश करता है, लेकिन उसके स्टार्स उसके साथ नहीं है। सियासी स्टार्स बिल्कुल अंडरवैल्यूड, बट ही इज वेरी कमिटेड है। जो लोग जानते हैं हमजा शहबाज शरीफ को, मुझे इफ्तिखार साहब दुरुस्त कह रहे हैं, ही इज वेरी कमिटेड। और उस बंदे की जो मैंने उनको ऑब्जर्व किया एज अ पॉलिटिकल वर्क, एज अ पॉलिटिशियन, रूट्स बड़ी डीप है पार्टी के। ये अजीब बात है, कमिटेड सियासतदान अगर नाकाम है तो व्हाट कमिटमेंट है? देखो उसको 1 साल जो गुजारा है उसने, ये उसी का हौसला है। नहीं जी, 2 साल सर, और अब इस दफा नहीं, जनरल मुशर्रफ के वक्त भी जब वो जेल काटी वो लगा है। ये जो 1 साल अब क्राइसिस का उसने गुजारा, ये उसी की हिम्मत है। हाँ, वो अब उसी की मतलब 180 में जाके बैठता है और अभी भी लोगों से मिलता है ना। अगर मरियम सियासत में ना होती तो क्या करती हैं आपके ख्याल में? क्या और करना चाहिए?
देखिए, मैं तो बिलीव करती हूँ कि बहुत अच्छा किया, बहुत लेट आई. आई थिंक शी शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन 2013 बिकॉज मैं स्टॉन्च बिलीवर हूँ कि ख़वातीन को स्पेशली सियासत में आना चाहिए. एंड वो जब से आई हैं एज द चीफ ऑर्गेनाइजर फॉर द पार्टी, सो शी इज़ रियली रिवैम्प द पार्टी. तो वो लेट आई हैं सियासत. मैं तो कहती हूँ उनको उससे भी पहले आना चाहिए था. शी शुड हैव बीन इन द पार्लियामेंट इन 2013. विमेन इन पॉलिटिक्स एंड स्पेशली विमेन लाइक हर. फिरदौस आशिक अवान सियासत में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इतनी आपने विमेन इन पॉलिटिक्स को किया है, तो जरा आगे चले. आई थिंक एज ए स्पीकर तो शी इज डन अ गुड जॉब. सही जगह पर है. तो अगर वो ना होती तो आई थिंक वो फिल्म इंडस्ट्री में होती. कौन? फिरदौस आशिक अवान. फवाद चौधरी साहब. आई थिंक अगर फवाद चौधरी साहब अपनी थोड़ी मैं ये कहूँगा कि ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन, और वो सियासतदान, वो सियासी आदमी जिसकी सेंस है, पॉलिटिकल सेंस है, और इंटेलिजेंट आदमी है. द ओनली थिंग दैट ही नीड्स टू वर्क ऑन इज हिज एरोगेंस, अनमिस्टेकेबल एरोगेंस है. कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी, इफ्तिखार साहब. ठीक है, सियासतदान ही होना चाहिए था क्योंकि विरासती तौर पे सियासत विरासत में भी है और गद्दी नशीनी भी है, और यही मेरे ख्याल उसकी तरबियत है. इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता. आगे क्या करेंगे? यही करेगा पीटीआई में ही? नहीं, बड़े कहीं भी हो करेगा वो सियासत ही करेंगे. चलती रहेगी गद्दी. चल रही है. हसीब साहब, वैसे आम आदमी का सियासतदान को देखने का नजरिया थोड़ा मुख्तलिफ होगा. जाहिर बात है वो कुछ तवक्कुआत रखता है. आप भी खबरों में, टीवी पे, अदाकार भी कुछ ना कुछ हुकूमतों से देख रहे होते हैं कि कौन अदाकारों के लिए या इंडस्ट्री के लिए कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है. इस इंडस्ट्री के लिए किस हुकूमत ने ज्यादा किया, या आप समझते हैं कि इस इंडस्ट्री को समझा कम अज कम अदाकारों के लिए? ये नवाज गवर्नमेंट में हुआ जी, जाती तौर पर कि उन्होंने 2.5 करोड़ पे से आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड शुरू किया जो 8.5 करोड़ पे तक गया. और मुझे याद है जकोटा जिन, बिल बतौड़ी, मसूद अख्तर, कोडू, हम इन सबको 25-25 हज़ार रुपया महाना मिलता था. इनको वो आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड जिसे कहते हैं कि उनके दौर में मिला है, और वो फनकार कसम पुष्टि की हालत में नहीं मरे, उनका चूल्हा जलता रहे. उनके जाने के बाद वो जो मिलता था अपना उनको 25-25 हज़ार रुपया, वो अब 2,500 रुपये तक आ गया है, और वो भी नहीं मिलता. हालांकि अब इस ईद पे उन्हें मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ भी अभी भी फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं जी ईद के पैसे नहीं मिले, ईद के पैसे नहीं मिले. ये एक कैफियत है कि जो नहीं होनी चाहिए. सारी मतलब नवाज शरीफ साहब से शहबाज शरीफ तक आते आते चीजें हाथ में नहीं रही. उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया जी फनकारों को. बता रहे कि इस ईद पे नहीं आ गए, फनकारों को सपोर्ट किया दरमियान में आ गए उन्होंने. हाँ, उन्होंने सारा किया. मुनीब ने बिल्कुल सही कहा है कि 2018 के बाद चीज़ें कंट्रोल में नहीं रही. जब तक मियाँ साहब थे, मियाँ साहब की हुकूमत थी, हमारा जीडीपी भी ग्रो कर रहा था, इकॉनमी बेहतर थी. दरमियान में पूरा डिस्ट्रेल हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला फिर हम बेहतर वक्त कायम. जी, हिना साहिबा ये कह रही हैं कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी. क्या वाकई बेहतर होंगी? ये ईद कोई तब्दीली लाएगी, या ईद कुर्बान है और ईद कुर्बान के बाद कुछ कुर्बानियाँ होनी हैं? कुछ और गुफ्तगू करते हैं इस ब्रेक के बाद. ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे. आप लोग भरपूर तौर ईद उल ज़ुहा मना रहे हैं, हम आपका साथ देने के लिए यहाँ मौजूद हैं. लेकिन एक हमारी सियासत है जहाँ बहुत कुछ हलचल मची हुई है. इफ्तिखार साहब, कुछ मुलाकातें हो रही हैं बाहर, कोई दुबई के दौरे, अबू धाबी के दौरे, पाकिस्तानी सियासतदान बाहर. क्या नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? नवाज शरीफ ज़रूर आएंगे, उनका मुल्क है. अब नवाज शरीफ को एक फ़ैसला करना चाहिए कि डट जाए और मुकामी हुकूमतों को एक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के तहत बहाल कर दे. मुकामी हुकूमतें आपको कम से कम 80-90 हज़ार नए चेहरे देंगी इलेक्टेड. एक नया ब्लड आएगा पूरे सिस्टम के अंदर, और हम सिस्टम को आगे ले जाने में कामयाब होंगे. डिसेंट्रलाइज करो सिस्टम को ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंच सके. इतना सेंट्रलाइज सिस्टम अब पाकिस्तान में कुछ नहीं डिलीवर कर सकता, कुछ नहीं दे सकता. एंड आई होप कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर ये सुन लें, अगर ये प्रोग्राम देख लें, या अगर ये खातून जो है जो एमएनए बनना चाहती है, ये मेरा पैगाम उन तक पहुँचा दे, तो बहुत बड़ी बात होगी. बिकॉज पाकिस्तान की बका अब सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम में है जो मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में, मेरे तहसील में मुझे, और जिस पर किसी की तवज्जो. मुनीब साहब, ये ईद के साथ हमारे कुछ सियासतदान बड़ा जोड़ते रहे, ईद के बाद कुर्बानी. अब भी कुछ हालात ऐसे ही नजर आते हैं. कौन किसके लिए कुर्बानी देगा? क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? क्या कासिम के अब्बू के जाने का वक्त हुआ चाहता है? क्या कुछ और कॉम्प्रोमाइजेज होने को है? क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि
इफ्तिखार साहब ने भी जो फरमाया है, क्योंकि उनकी अकल दानिश मुझसे बहुत ज़्यादा, तारीख वो मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं इतनी बात कहूँगा, मियाँ साहब को वो बिल्कुल तशरीफ लाएं, उनका अपना मुल्क है। वो वक्त आ गया है कि हालात मुझे लगता है वो आ भी जाएंगे, उनके लिए हालात अब इससे ज़्यादा साजगार और क्या होंगे। अच्छा। वो तशरीफ ले भी आएंगे, लेकिन मैं बसद एहतराम इतना कहूँगा वो आएँ और अवाम के लिए डिलीवर करवाएं, बिल्कुल को मकामी हुकूमतें वो लाएँ, पर ये जो डटने वाला काम है ये ना करें। ये पिछली दफ़ा वो जब आए थे तो उन्होंने कहा जी, लोगों ने उनको मिस कोट किया कि मियाँ साहब आप तुर्की को देख लें, आप तैयब एर्दोआन को देखें, कमाल ही आप तैयब एर्दोआन बन गए हैं। फिर वो जो जितने इनकलाबी चेहरे थे जो कि अब भी हैं उधर, उन्होंने ही बेड़ा गर्क करवाया था। नवाज शरीफ बने, तैयब एर्दोआन ना बने जी। मैं देखिए मेरी बात सुने, डिलीवर करने के लिए अब हमें आप देखें, आप लोगों को डिलीवर करें। आप लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, टर्फ वॉर्स के लिए पाकिस्तान में नहीं है, ये नहीं हमारा डीएनए नहीं है टर्फ वॉर्स का। नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, ये रहेगी। मनी वो जो लोग कहते थे कर दे कड़ाके, कर दे कड़ाके, कर दे कड़ाके नहीं, वो कड़ाके निकल गए। आज वो आज किधर है कड़ाके? अब तो आवाम की हालत खराब हो आपका गई है। मुल्क एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, वो रहेगा, एडमिट इट। और मैं शहबाज शरीफ साहब की इस बात से एग्री करता हूँ 100%। यू सिट विद हिम, यू टॉक टू हिम बिफोर becoming the prime minister, even now he talks about peaceful cohabitation कि यार ये कुछ चीजें हैं जो कि हाँ कि मिलजुल के करने वाली, लड़ाई लड़ने वाली बात नहीं है। एंड आई थिंक ही इज राइट। Yes. I think he is right. नहीं, लेकिन क्या हिना साहिबा, नवाज शरीफ साहब ये बात वो वापस अगर आ रहे हैं, पहले तो आ रहे हैं, बता दीजिएगा। और क्या ये जिस समझ की बात हो रही है को एग्जिस्ट करने की, शहबाज शरीफ साहब बड़े भाई को समझा लेंगे? आज तक तो उन्होंने सुनी है बड़े भाई की, समझा नहीं पाए। आयशा, बिल्कुल बहुत जल्द मियाँ साहब वापस आएंगे और हमारे अभी से जो पार्टी के कारकुन हैं, ये बहुत जल्द तो हम 2 साल से सुन रहे हैं, आप पार्टी के कारकुन हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की आने की तैयारी भी पकड़ ली है। और मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब जैसे हमारे कायद है, उनके नाम पे पूरी पार्टी जो है वो मुतहरिक हो जाती है। एवरीवन, जैसे कहते हैं अल्लाह ताला ने एक नवाज शरीफ की मोहब्बत हमारे कारकुनों में और बाकी लोगों में भी डाली है। और लोगों को अब इतना टाइम गुजार के ये पता चल गया है कि नवाज शरीफ साहब ही मुल्क को सेव कर सकते हैं। सो आई थिंक बहुत जल्द ये टाइम आने वाला है और इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब आएंगे भी और पाकिस्तान और वो जो समझाने का मशवरा दिया इफ्तिखार साहब ने, वो आप पहुंचा देंगे। देखिए, हम सब हिस्ट्री से सीखते हैं एंड आई थिंक वी हैव ऑल लर्नड आवर लेसन्स एंड इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि विद वंस ही इज़ बैक, नॉट ओनली अवाम की मोहब्बत है, उन्होंने भी चीज़ें लर्न की हैं एंड आई थिंक को एग्जिस्टेंस भी होनी चाहिए। एंड आई थिंक ही इज़ वन पर्सन विद द विजन हु कैन एक्चुअली चेंज एंड लीड अस टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। क्या अच्छी अच्छी बातें तो कर दी हिना साहिबा ने, देखना ये कि इनमें से निकलेगा क्या। हसीब साहब, इतनी खूबसूरत बातों के बाद बिल्कुल आखिर में ईद का दिन है और लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या पैगाम देंगे कौम को कि किस तरीके से ईद को अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतर किया जा सकता है? देखें जी, जो महंगाई का आलम है, जिस तरह से गरीब आदमी गोश्त को अफोर्ड नहीं कर सकता, रोज़ाना अंडों की और गोश्त की कीमतें तब्दील होती रहती हैं। ये जो गोश्त इकट्ठा हुआ है, प्लीज़ इसके लिए आप छोटे छोटे पैकेट बना लें, अगर आपको तौफीक है तो निकल जाए। वो जो गुब्बारे बेच रहा है, वो जो छलियाँ बेच रहा है, जो लच्छे बेच रहा है, उसको जाके कम से कम किलो किलो आधा किलो जो आपकी तौफीक है, उनको उस मज़ा चिखा दें उस गोश्त का जो शायद पूरा साल वो नहीं चख सकते, उनको उसमें ज़रूर शामिल करने का। क्या ज़बरदस्त बात की। और यकीनी तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपने फ्रीजर्स भरने के बजाय इस गोश्त को घर में ज़रूर खाएं, आप भी खाएं, ये नहीं है कि आप ना खाएं, लेकिन वो लोग जो हकदार हैं, जिनका हिस्सा आपकी इस कुर्बानी में शामिल है, उन्हें ज़रूर हिस्सेदार बनाइए। जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कीजिए और ईद की खुशी को दुबाला कीजिए। मुझे, मेरे मेहमानों को इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।